Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter. आज मैं आप लोग को पार्ट फर्स्ट में आपको 4 चैप्टर करा दिए गए हैं। आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है। तो पार्ट सेकंड में पहला जो चैप्टर दिया गया, पहले तो यूनिट कौन सी है? यूनिट है स्थूल द्रव्य के गुण। स्थूल द्रव्य के गुण, इसका जो पहला चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये आपका पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसकी आपको अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। पार्ट फर्स्ट की आपने अलग बनाया है, ये जो आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसकी आपको अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। तो पार्ट सेकंड का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण। तो इसमें मेन हम लोग पढ़ते किसके बारे में? प्रत्यास्था के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बेटा? इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी है क्या? तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखो, इलास्टिसिटी में एक वर्ड यूज होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम लोग विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विरूपक बल। तो प्रत्यास्था को पढ़ने से पहले हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, इसको हिंदी में कहते हैं विरूपक बल। क्या कहते हैं बेटा? विरूपक बल कहते हैं। अब आपका नाम से ही कुछ ना कुछ, नाम से समझ में आ रहा, विरूपक। विरूपक का मतलब क्या है? रूप बिगाड़ना। विरूपक का मतलब क्या है? रूप बिगाड़ना। एक ऐसे कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप हैं, किसी के गाल पे खींच के थप्पड़ मारे, ठीक है, पहले आराम से मारे, तो आप मान लो गाल पे ऐसे मारोगे, तो मारने के बाद क्या होगा? जो गाल दबेगा फिर उसी पोजीशन पे चला जाएगा ना। अगर आप खूब तेज से खींच के मार दे दो, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। तो ये जो फोर्स होता है आपका रूप और आकार क्या करता है? चेंज कर देता है। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विरूपक बल कहते हैं। यानी ऐसा बल जिसे किसी वस्तु पे लगाने पर वस्तु का आकार तथा आकृति क्या हो? बदल जाए, तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विरूपक बल कहते हैं। देखते हो ना, जैसे मारना है, आराम से मार दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा ना। लेकिन खूब तेज से मार दो, खूब तेज से मार दो। अगर आप खूब तेज से मार देंगे तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? आपके बॉडी में ही चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा फोर्स होगा? विरूपक बल। यानी ऐसा बल जिसे किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने पर उसके शेप और साइज में क्या हो? चेंजिंग हो जाए, यानी चेंज हो जाए। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। तो इसमें जो पहली हेडिंग होगी आपकी, वो क्या होगी बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स यानी विरूपक बल होगी। समझ में आया होगा विरूपक बल? एग्जाम्पल से समझिएगा, याद रखोगे, हमेशा भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स सिखाता हूं, यही याद रखना, मुक्का मारो एक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद विरूपक बल हो गया। इसके बाद हम लोग प्रत्यास्था क्या होता है? प्रत्यास्था को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? पहले हेडिंग डालते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद पढ़ते हैं प्रत्यास्था, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन बताते हैं। देखो, जैसे स्प्रिंग है या रबड़ ले लेते हैं। रबड़ है, रबड़ को आप क्या करते हैं? खींचते हैं, तो उसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अगर मान लो आप रबड़ को ऐसे पकड़े, ऐसे खींच लिए, खींचने के बाद क्या करते हैं? आप उस रबड़ को छोड़ दो, तो फिर जैसे थी वैसे ही हो जाएगी ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हो, खींचने के बाद क्या करते हो? छोड़ देते हो ना। खींचने के बाद क्या करते हो? छोड़ देते हो, तो फिर अपनी पोजीशन पे चला जाता है। अब इसमें एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि अरे सर जी खूब तेज से स्प्रिंग खींच लें,
तो खूब तेज से खींचने का मतलब नहीं है, ठीक है, खूब तेज से नहीं खींचना है, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप ज्यादा तेज खींच लेंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी। क्या अपनी मेन पोजीशन पे जाएगी, नहीं जाएगी। तो उसकी भी यानी जो इलास्टिसिटी होती है उसकी भी एक लिमिट होती है कि इसी लिमिट तक हमको खींचना है। हर चीज की एक लिमिट होती है ना। जैसे आप विद्यालय में है तो विद्यालय का एक कैंपस है कि इसका ये लिमिट है, आपको इसी के अंदर रहना है। उसी प्रकार उसकी भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो अभी उस पर बात करते हैं बाद में। तो आपको प्रत्याशा समझ में आया होगा, यानी किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसमें क्या करे, विरूपक बल लगा दे। विरूपक बल लगाने के बाद विरूपक बल को अगर हटा लिया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाए। किस अवस्था में बेटा, प्रारंभिक अवस्था में चला जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। बहुत यानी बहुत ही इजी वे में आपको समझना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बात करते हैं प्रत्याशा की। प्रत्याशा क्या है, यानी किसी वस्तु पे आप क्या करो, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करो, फिर उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स को हटा लो। क्या करो, हटा लो, तो वो क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन में जाएगा। तो यही जो फिनोमिना होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी प्रत्याशा किसी पदार्थ का वह गुण है जिसमें विरूपक बल लगाने पर उसके आकार अथवा आकृति में क्या होती है बेटा, परिवर्तन हो जाता है, तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। तो विरूपक बल हुआ प्रत्याशा। हमने बताया कि आपको प्रत्याशा पढ़ना है पहले, लेकिन प्रत्याशा में आया विरूपक बल, तो आपको पहले विरूपक बल के बारे में हमने बता दिया था कि विरूपक बल क्या होता है। विरूपक बल जैसा नाम वैसा काम। विरूपक का मतलब है रूप बिगाड़ना, वी का मतलब होता है विकार, रूप बिगाड़ना, यानी ऐसा फोर्स अप्लाई करें जिससे क्या हो, रूप बिगड़ जाए, ठीक है। जैसे दीवार है, व्हाइट बोर्ड है, आप इस पे आराम से ऐसे मार दें, कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा ना। अब खूब तेज से मार दे तो टूट जाएगा, यानी इसका जो शेप और साइज है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही फोर्स आपका क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। क्या होगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। प्रत्याशा समझ में आया होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिस पे विरूपक बल लगाने पर उसके आकार तथा आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। आकार तथा आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, परंतु विरूपक बल को हटा लिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, या इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इस आधार पे बात किया जाए तो वस्तुएं तीन प्रकार की होंगी। वस्तुएं कितने प्रकार की होंगी, तीन प्रकार की। पहला होगा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी कि पूर्व अवस्था में जाएंगी। जैसे रबड़ है, रबड़ खींचने के बाद आप छोड़ देंगे तो क्या होगी, पूर्व अवस्था में जाएंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी कि उन पे फोर्स अप्लाई करने पे वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं जाएंगी, और कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी कि जिन पे फोर्स लगाने पर उसके शेप और साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो इस आधार पे हम लोग बात करें तो जो बॉडीज होंगी कितने टाइप्स की होंगी बेटा, 3 टाइप्स की होंगी। पहला कौन सा होगा, पहला ऐसा होगा कि उस पे फोर्स अप्लाई करने पर उसका शेप और साइज क्या हो जाए, चेंज हो जाए। दूसरा कौन सा होगा, पहले में यानी साइज और शेप चेंज हो लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। दूसरे में क्या होगा, साइज चेंज हो जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन में ना आए। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी पे आप हाथ रख दो, वो फैल जाएगी पूरी, तो क्या वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब वो सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट आपके 3 हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला हो सकता है प्रत्यास्थ वस्तुएं। कौन सा, प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है। या इसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, या इलास्टिक बॉडीज भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या इसको पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं भी कहते हैं, पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं भी कहते हैं, यानी इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा आपका होता है दृढ़ वस्तुएं, दृढ़ वस्तुएं,
यानी रिजिड बॉडी कह सकते हैं या रिजिड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। रिजिड बॉडी कहें तो ज्यादा थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडीज कह सकते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इनइलास्टिक बॉडी कह सकते हैं, और लास्ट होगा आपका रिजिड बॉडी। अब देखो, अब आपको तीनों समझना है, कुछ नहीं याद करना, आपको बस केवल समझना है। देखो जैसे हमने बताया प्रत्यास्थ वस्तुएं, यानी कौन सी वस्तुएं, इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं या इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, होते ही क्या है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिन पे फोर्स अप्लाई करें, क्या करें बेटा, फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस फोर्स को क्या करें, हटा लें, तो हटाने के बाद क्या करेंगे, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाएंगी। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होंगी या ऐसी जो बॉडीज होंगी, उन बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, यानी प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में रबड़ हो गया, क्या हो गया, रबड़ हो गया, स्प्रिंग हो गया, इन सभी ऑब्जेक्ट को आप खींचें, खींचने के बाद आप उनको छोड़ दें, खींचने के बाद आप क्या करें, उनको छोड़ दें, तो आप जब उनको छोड़ेंगे तो अपनी मीन पोजीशन पे चली जाएंगी। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप का हुआ, ठीक है। सेकंड टाइप के कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे फोर्स अप्लाई करने पर उनके साइज और शेप क्या हो, चेंज हो जाए। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे यानी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करने पर उनका शेप और साइज क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स को हटा लेने पर अपनी वो इनिशियल पोजीशन पे ना जाए, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट या बॉडीज कहते हैं। इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट या बॉडीज कहते हैं, या पूर्ण सुघट भी कहते हैं, किसी किसी बुक में लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा आपका, दृढ़ वस्तु, यानी ऐसी वस्तुएं जिन पे विरूपक बल लगाने पर उनके आकार और आकृति में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दृढ़ वस्तुएं यानी रिजिड बॉडीज कहते हैं। जैसे कांच हो, जैसे मान लो पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सब है ना, ये सब किस में आती है, तुम्हारी दृढ़ वस्तुओं में आती है, ठीक है, दृढ़ वस्तुओं में। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर से एक बात देखते हैं, विरूपक बल, विरूपक का मतलब क्या है, रूप बिगाड़ना, यानी ऐसा बल जिसे किसी ऑब्जेक्ट पे लगाने पर उसका रूप बिगड़ जाए। रूप बिगड़ने का मतलब उसकी आकार और आकृति क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी विरूपक बल कहते हैं, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल बताया उसको आप लोग अप्लाई नहीं करना, नहीं तो किसी के ऊपर जाके मार दो चेक करने के लिए, ठीक है। तो अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो किसी को घायल कर दो, हमारे सर जी कहे हैं, ठीक है। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसके बाद आपको बताया गया प्रत्यास्थ इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी ऐसा किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे क्या करें, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें, अप्लाई करने पर उसका शेप और साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स को क्या करें, हटा लें, तो अपनी इनिशियल पोजीशन में चली जाए। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इस आधार पे वस्तुएं कितनी प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की होंगी। पहला कौन सा है, इलास्टिक बॉडीज, दूसरा कौन सा है, इन इलास्टिक बॉडीज, और तीसरा कौन सा है, रिजिड बॉडीज, ठीक है। इलास्टिक बॉडीज का क्या मतलब है बेटा, इलास्टिक बॉडीज का क्या मतलब है, यानी ऐसी बॉडीज जिन पे रिस्टोरिंग फोर्स को हटा लेने पर, यानी रिस्टोरिंग फोर्स पहले अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, हटाओगे, तो हटाने पर अपनी इनिशियल पोजीशन में चली जाएंगी। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है आपका इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें, उसके बाद हटा लें, तो हटाने पर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ना जाए, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं, यानी इन इलास्टिक बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तीसरी कौन सी होंगी, 3 ही हो सकती है, और चौथी आपके माइंड में कोई कंडीशन हो तो जरूर बताना, ठीक है। तीसरी क्या होंगी, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जिनमें क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, यानी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करें, और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग ना हो, यानी उसके शेप और साइज में किसी प्रकार का कोई भी चेंज ना हो। तो इस प्रकार के बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो ये आपके 3 हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्थ की सीमा। क्या पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा। क्या कहते हैं, प्रत्यास्था की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक है, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी।
व्हाट इज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो आप कहीं पे भी हो, आपकी भी एक लिमिट रहती है। जैसे आपका विद्यालय है, आपका स्कूल है, तो स्कूल का एक एरिया है। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का भी एक सर्टेन एरिया है कि ये मेरा ग्राम सभा है, ठीक है। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का भी एक दायरा है। जैसे आपका रायबेली है तो उसके भी एक बॉर्डर दिए होते हैं, ठीक है। तो रायबेली की वो सीमा हो गई जाके। जैसे विद्यालय है आपका, प्लेग्राउंड, ये सब ऐड करके जो जितने एरिया में आपका विद्यालय होगा, जितने विद्यालय यानी एरिया में आपके विद्यालय की बाउंड्री है वो आपके क्या है, विद्यालय की सीमा है। विद्यालय की क्या है, वो सीमा है, ठीक है। उसी प्रकार प्रत्याशा में होता है। जैसे इंडिया की एक लिमिट है ना, हर चीज की एक कुछ ना कुछ लिमिट हो। कोई कंपनी है उसकी भी एक लिमिट होती है कि आपको इसी के अंदर रहना है, बगल में दूसरे का है, कुछ भी है ना, तो ऐसा नहीं। देखो वही इसमें होता है प्रत्याशा की सीमा। प्रत्याशा की सीमा अभी तक जैसे रायबेली की हम बात करें तो रायबेली की सीमा हुई, उसके बाद स्कूल की सीमा, भारत की सीमा। अब यहां पे बात की जा रही है प्रत्याशा की। किसकी सीमा की बात की जा रही है, प्रत्याशा की, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, आइए बात करते हैं। जैसे देखो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप एक ऐसे यानी फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद आप उसको छोड़ देंगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन में चला जाएगा। अगर उसी स्प्रिंग को खूब तेज से खींच लिया जाए तो क्या वो अपनी जो है क्या अपनी मेन पोजीशन पे जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। यानी ऐसा अधिकतम फोर्स हमको उस पर अप्लाई करना है कि उसमें प्रत्याशा का गुण बना रहे, यानी वह अधिकतम फोर्स, यानी वह अधिकतम विरूपक बल जिसे किसी वस्तु में लगाने पर उसमें प्रत्याशा का गुण क्या हो, विद्यमान हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशा की सीमा कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये नहीं कि अब ज्यादा लगा दो, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, एक लिमिट में आपको फोर्स अप्लाई करना है। अगर आपको जैसे स्प्रिंग है, रबड़ है, रबड़ को आप खूब तेज से खींच लो, रबड़ को खूब तेज से खींच लो, तो एक ऐसी पोजीशन हो कि आप रबड़ को खींचेंगे छोड़ देंगे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। अगर उसी को आप खूब तेज से खींच लें, अगर आप खूब तेज से खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ेंगे तो थोड़ी पोजीशन पे जाएगा, टूट जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इस वजह से इसकी भी एक लिमिट होती है, यानी ऐसा फोर्स हमको अप्लाई करना है, यानी इतना फोर्स, यानी उसकी जो लिमिट हो इस हिसाब से हो कि वो उसमें जो है इलास्टिसिटी की पोजीशन बनी रहे, इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी हो उसमें विद्यमान हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रत्याशा की सीमा भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या पढ़ते हैं, प्रतिबल। प्रतिबल को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल इज इक्वल टू होता है बल यानी फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया, ठीक है। फिर से बात करते हैं, प्रतिबल को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। अगर आप यहां से डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो विरूपक बल होगा वही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा, ठीक है। या ऐसे भी दे सकते हैं, किसी वस्तु पे लगने वाले विरूपक बल, यहाँ पे जो बल होगा, बल में विरूपक बल ही बात करेंगे, विरूपक बल की ही बात करेंगे, ठीक है। लगने वाले विरूपक बल तथा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से आप डिफिनीशन दे सकते हैं, चाहे तो आप दो तरीके हमने बताया, कैसे भी आप दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। किसी वस्तु में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा, दूसरा ऐसे कह सकते हैं, किसी वस्तु पे लगने वाले विरूपक बल तथा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, किसी वस्तु पे लगने वाले विरूपक बल तथा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। अब देखो
अब यहां से बात करेंगे, आप डेफिनेशन दे ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करेंगे इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगा, यानी प्रतिबल जो है इसका मात्रक क्या होगा। प्रतिबल का मात्रक जो होगा ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको पता है फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है, एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है, एरिया की जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो इस आधार पे हम लोग इसकी जो यूनिट लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। आपको हमने डायमेंशन सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका बताया था, तो आप यहां से डायमेंशन निकाल लें कि डायमेंशन इसकी क्या होगी। आप बताइए डायमेंशन क्या होगी। एन क्या है, न्यूटन है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको हमने निकाल के बताया था, ठीक है। नहीं पता है तो F = ma फॉर्मूला अप्लाई करो, m की रखो m, और a क्या है, त्वरण, त्वरण की LT-2 होती है, आ जाएगा MLT-2। यानी यहां से जो फोर्स की हो जाएगी MLT⁻², एरिया का हो जाएगा a स्क्वायर, एरिया का हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं ML, ठीक है। देखो एरिया का a स्क्वायर नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। यहाँ पे देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये लेंथ का है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। तो एक L से एक L क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। एक L से एक L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L इनवर्स T⁻², L इनवर्स T⁻²। तो ये होता है आपका यानी प्रतिबल हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस = होता है फोर्स अपान एरिया होता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी जो डायमेंशन होती है ML⁻⁻1 T⁻² होता है, ML⁻⁻1 T⁻² होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं, प्रतिबल के प्रकार पढ़ते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, या इसको रेखीय प्रतिबल भी कह सकते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रतिबल, और तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा आयतन प्रतिबल वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल होता है। तो प्रतिबल आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। तीनों पढ़ना है आपको। तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, ठीक। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विकृत की, स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं कि विकृत क्या होता है। देखो फिर से एक बार देखते हैं प्रतिबल, आप फिर से एक बार देख लो। प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल = होता है फोर्स अपान एरिया। प्रतिबल = होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपान एरिया, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु पे लगने वाला जो विरूपक बल होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। या दूसरी अपने डेफिनेशन बनाया, किसी वस्तु पे लगने वाले विरूपक बल तथा क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा, ठीक। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विमा क्या होती है, ML⁻⁻1 T⁻², ML⁻⁻1 T⁻² होती है, ठीक है। इसके बाद प्रतिबल के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, ठीक। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपको हम लिख के भी बता दे रहे हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है आयतन प्रतिबल। तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल होता है, ठीक है।
यहां से आपके 3 प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विकृत के बारे में बेटा। किसके बारे में? विकृत के बारे में। विकृत को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। अब देखो विकृत इज इक्वल टू क्या होता है? विकृत इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। देखो यहां से देखो विकृत क्या होता है? विकृत को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। जैसे आप मान लो कोई वायर दिया गया है, कोई वायर दिया गया है जिसकी जो लेंथ है हम लोग स्मॉल एल ले लेते हैं। उसको जब स्केच करेंगे, खूब तेज से खींचेंगे तो वायर में भी उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। उस चेंजिंग को जो इंक्रीजमेंट होगा उसको हम लोग डेल्टा एल ले लेंगे, और जो ऐसे जो लेंथ होगी उसको हम लोग क्या ले लेंगे? स्मॉल ले लेंगे, ठीक। अब यहां से देखो, अगर हम लोग इसकी डिफिनीशन बात करें, विकृत की तो डिफिनीशन क्या होगी? डिफिनीशन दो आप यहां से दो, किसी वस्तु के लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को, किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। बेटा क्या इसका मात्रक होगा? मात्रक देखो, ऊपर जैसे लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई है, लंबाई में वृद्धि की बात करेंगे, चाहे लंबाई में वृद्धि हो चाहे लंबाई में कमी हो, लेकिन यूनिट तो सेम होगी। तो ऊपर की भी यूनिट सेम होगी यानी मीटर होगी, नीचे की भी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो मीटर अपान मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी जो विकृति आएगी इसकी जो डायमेंशन होगी नहीं, वो यूनिट नहीं होगी, होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर लेंथ है, नीचे भी क्या है? लेंथ है। इसका मीटर आप रखेंगे, इसका भी मीटर रखेंगे, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपको डायमेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ना यूनिट मिलेगा। अगर आपको यूनिट नहीं मिलेगी तो डायमेंशन होगी? नहीं होगी। जो विकृत होता है ये विमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है? विमाहीन, यानी डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। तो उम्मीद करते हैं विकृति और प्रतिबल के बारे में आपको समझ में आया होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल के प्रकार, वैसे भी हम लोग विकृत के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। विकृत के प्रकार, विकृत क्या होता है? विकृत के बारे में हमने आपको बता दिया। विकृत की यूनिट क्या होती है, यानी विकृत का मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। विमा भी क्या होती है? नहीं होती है। अब इसके भी हमको प्रकार पढ़ना है। देखो दोनों में कुछ ना कुछ समानता है। अभी इसी समानता के आधार पे 3 जो है डिफिनीशन आप पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर इसी दोनों टॉपिक पे बेस्ड है। तो ध्यान से समझे। अब देखो इसका जो पहला पार्ट होगा, जैसे वहां पे पहला है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो यहां पे हो जाएगा पहला अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा क्या होगा आपका? यहां पे आयतन प्रतिबल है, यहां पे हो जाएगा आयतन विकृति। तीसरा वहां पे क्या है? अपरूपण प्रतिबल है, यहां पे हो जाएगा अपरूपण विकृति। तो आपके यहां पे भी 3 प्रकार मिले। यहां पे 3 प्रकार थे आपके, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। विकृत के भी 3 प्रकार है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। तो 3 प्रकार इसके मिले। कितने प्रकार मिले? 3 प्रकार मिले। अब इन तीनों प्रकार को आपस में जब इनको मिलाएंगे तो इससे हमको 3 डिफिनीशन मिलेंगे और 3 फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों से यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हुक का नियम। क्या पढ़ते हैं? हुक का नियम। तो अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इसके बाद जितनी भी डिफिनीशन है आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखो अभी आप हुक का नियम पढ़ेंगे। जो हुक का नियम होता है इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्याशा के सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृत के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। वो विकृत के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट डालते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट डालते हैं उसको प्रत्याशा गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याशा गुणांक, ठीक है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर बात किया जाए यहां से कि प्रत्याशा गुणांक क्या होगा, यहां से आप डालेंगे तो प्रतिबल इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, ठीक।
यहां से हो जाएगा ई क्या है, प्रत्याशा गुणांक। अगर यहां से ई इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा प्रतिबल अपान विकृति। क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपान विकृति। अब आप यहां से अगर प्रत्याशा गुणांक की डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे देंगे, हमने बताया जितनी भी आपको अब डिफिनीशन देनी है सब में पहले किसका यूज करना है, प्रत्याशा की सीमा। किसका यूज करना है, प्रत्याशा की सीमा। तो प्रत्याशा की सीमा के अंदर विकृत इधर जाएगा तो प्रतिबल अपान विकृत हुआ, तो प्रत्याशा की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक। ठीक है, प्रत्याशा गुणांक को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अब इस आधार पे अगर हम लोग देखना चाहें इसमें तो जो प्रत्याशा गुणांक होगा उसके भी 3 टाइप्स होंगे, क्योंकि 3 प्रकार के प्रतिबल हैं और 3 प्रकार के क्या हैं, आपके विकृति हैं। तो एक बार ये वाला प्रतिबल लेंगे, एक बार ये वाला विकृत लेंगे, दोनों का अनुपात लेंगे तो एक नया प्रत्याशा गुणांक मिलेगा। फिर इन दोनों का अनुपात लेंगे तो एक नया प्रत्याशा गुणांक मिलेगा। फिर इन दोनों का अनुपात लेंगे तो एक नया प्रत्याशा गुणांक मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर ओवरऑल बात की जाए तो प्रत्याशा गुणांक कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। क्यों 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको प्रतिबल के 3 प्रकार दिए गए हैं और विकृत के 3 अनुपात दिए गए हैं। 3 प्रकार दिए गए ना, तीनों के यानी प्रतिबल के 3 प्रकार, विकृत के 3 प्रकार, प्रतिबल के 3 प्रकार और विकृत के तीनों के 3-3 प्रकार दिए गए हैं। तो एक बार इसका और इसका दोनों का रेशियो लेंगे तो पहला प्रकार मिला, फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे दूसरा प्रकार मिला, फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आपका तीसरा प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आइए फिर से बात करते हैं। देखिए हमने ऐसे ही बता दिया। अब इसके बाद इतना आप पढ़ेंगे, प्रतिबल पढ़ेंगे, उसके बाद विकृत पढ़ेंगे, इसके बाद आपको पढ़ना रहता है हुक का नियम। क्या पढ़ना रहता है, हुक का नियम। आइए अच्छा इरेज कर देते हैं, हुक का नियम। देखिए हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक का नियम यानी हुक्स लॉ। देखो हुक का नियम क्या होता है, हमने आपको समझा दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। हुक के नियम में यह बताया गया है कि प्रत्याशा के सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, विकृति। क्या हो जाएगा, विकृति। अब आप यहां से देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाएंगे तो आपको तो ये पता है, ऑलरेडी हमने बताया भी था कि जो प्रोपोर्शनलिटी होती है उसका साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं। यहां पे हम लोग कांस्टेंट कौन सा डालते हैं बेटा, कौन सा डालते हैं, ई डालते हैं। क्या डालते हैं, ई डालते हैं। यहां पे जो ई है इसको हम लोग कहते हैं प्रत्याशा गुणांक। ई को क्या कहते हैं, प्रत्याशा गुणांक कहते हैं। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अगर यहां से अगर आपसे प्रत्याशा की डेफिनेशन पूछे जाए यानी प्रत्याशा गुणांक की पूछी जाए तो जाएगा प्रत्याशा गुणांक इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा प्रतिबल अपान विकृति। क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपान विकृति, यानी ई इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर यहां से आपसे प्रत्याशा गुणांक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बता नहीं सकते, बता सकते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला मिल गया है। आपको फार्मूला मिल गया है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। क्या बताएंगे, प्रत्याशा की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक, यानी प्रत्याशा की सीमा के अंदर, प्रत्याशा की सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात प्रत्याशा गुणांक कहलाता है। ठीक, अब यहां से बात करेंगे मात्रक की। अगर यहां से मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बताइए मात्रक क्या होगा इसका। देखो विकृति की क्या मात्रक होती है, नहीं होता है। आपको हमने बताया करके कि विकृति का मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है। हाँ होता है, क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही मात्रक प्रत्याशा गुणांक का होगा। वही मात्रक किसका होगा बेटा, प्रत्याशा गुणांक का होगा। ठीक है,
और जो विमा प्रतिबल की होगी वही विमा किसकी होगी, प्रत्याशा गुणांक की होगी। क्यों होगी आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशा गुणांक बराबर आपको दिया गया प्रतिबल अपान विकृत। प्रतिबल अपान क्या दिया गया बेटा, विकृत दिया गया है। तो प्रतिबल क्या है, प्रतिबल का मात्रक आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, विकृत का मात्रक नहीं होता है, तो इसका मात्रक हम लोग नहीं लिखेंगे। जब होता ही नहीं तो लिखने कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो आएगी ml की पावर -1 t की पावर -2। अगर अब यहां से ओवरऑल बात करें तो प्रत्याशा गुणांक हमको 3 प्रकार के मिलेंगे। अगर तीनों प्रकार में विमा और डायमेंशन की बात की जाए तो सबकी जो यूनिट होगी, ठीक है, सबकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सबकी जो डायमेंशन होगी वो होगी ml की पावर -1 t की पावर -2। यानी तीनों प्रत्याशा गुणांकों के मात्रक समान होंगे और विमा भी क्या होगी, समान होगी। इस बात को आपको दिमाग में फीड रखना है, ठीक है। बार बार हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप याद रखेंगे तो काफी बेनिफिट होगा। याद क्या रखना, देखो प्रत्याशा गुणांक इज इक्वल टू आपको प्रतिबल अपान विकृत दिया ही गया है। विकृत का आपको पता ही नहीं तो विकृत को हमको पहले ही निगलेक्ट करना, हटा देना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिबल का होगा वही आपको लिख देना है। अब इस आधार पे अगर प्रत्याशा गुणांक के प्रकार की बात की जाए तो 3 प्रकार के मिलते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, जैसे आपका पहला प्रतिबल दिया गया कौन सा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। पहला विकृत कौन सा दिया गया, अनुदैर्ध्य विकृत। दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नया प्रत्याशा गुणांक देगा। इस प्रत्याशा गुणांक को हम लोग कहते हैं, कौन सा प्रत्याशा गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्याशा गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, यंग प्रत्याशा गुणांक कहते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरी बात करेंगे, दूसरा है आयतन। क्या है, आयतन प्रतिबल। दूसरा विकृत, विकृत क्या है, आयतन विकृत। दोनों का अनुपात जो होगा वही क्या कहलाएगा, नया जो मिलेगा, यानी आयतन प्रत्याशा गुणांक मिलेगा। क्या मिलेगा, आयतन प्रत्याशा गुणांक मिलेगा, ठीक। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक में क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल लेंगे और अपरूपण विकृत लेंगे, उसका दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, आपका दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। तो तीनों डेफिनेशन आप अभी तक जितने टॉपिक पढ़े उसी के आधार पे आप तीनों डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से इतनी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो बात करते हैं फिर से, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक पूछिएगा। फिर से एक बार हुक का नियम का बात करते हैं कि व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, इस नियम में ये बताया गया था कि प्रत्याशा की सीमा के अंदर प्रतिबल क्या होता है, विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल क्या होता है, विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको पता है कि हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, इस कांस्टेंट को हम लोग ए लिए, ठीक। यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ई जो होता है इसको प्रत्याशा गुणांक कहते हैं। प्रत्याशा गुणांक, अब देखो ए इज इक्वल निकालेंगे तो ये जो विकृत है अपान में चला आएगा, तो प्रत्याशा गुणांक ए इज इक्वल हो जाएगा प्रतिबल अपान विकृत। आप यहाँ से आसानी से डिफिनीशन दे सकते हैं, प्रत्याशा के सीमा के अंदर प्रतिबल तथा विकृत का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्याशा गुणांक कहलाएगा। यहाँ से प्रत्याशा गुणांक के आपको 3 प्रकार मिलेंगे, तीनों के हमने नाम बता दिया है। पहला प्रतिबल लेना है, पहला विकृत लेना है, एक अनुपात मिलेगा वो नया प्रत्याशा गुणांक होगा। फिर दूसरा जो मिलेंगे उनका अनुपात लेना है, फिर तीसरे वालों का अनुपात लेना है। इस प्रकार से पहले को यंग प्रत्याशा गुणांक, दूसरे को आयतन प्रत्याशा गुणांक, तीसरे को दृढ़ता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपका है, इसको आपको स्वयं से करना है। जितनी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो आप तीनों डेफिनेशन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। थैंक यू।